Hello everyone, welcome to Renka's approach to Labasana. I hope your preparation is going well. So today we are going to finish our 2018 का prelims paper. कुछ questions रहते हैं and based on the prelims aptitude mastery, we will be doing this, we will be solving it. And so finally, welcome to prelims aptitude mastery. So let's begin without wasting any further time. हमने क्वेश्चंस कर लिए थे एंड दिस इज माय मार्कशीट विच आई ऑल्सो टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो एंड शोड एंड डिस्कस्ड एज वेल. आई होप यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस 2 parts of this series and let's see in the next questions and we had done around 72 तक अपने हो रहे थे. So in the next from 73 we will be doing it. Which one of the following foreign travelers elaborately discussed about diamonds and diamond mines of India? तो भाई इन चारों में से किसने जो है डायमंड माइंस के बारे में बात की थी? फ्रेंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवियर, जीन डे थेवेनोट एंड एबे बर्थलेमे कैरे. तो भाई इन चारों में से कौन सा था? देखो यार, ये क्वेश्चन वैसे तो ना नॉलेज वाला पार्ट है कि भाई आप स्टैंडर्ड सोर्सेज में पढ़ते हो इस क्वेश्चन को, बट ठीक है, आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं पढ़ा. सो इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल कि भाई कॉमन थीम वाली चीज़ें हैं, तो इसमें देखो यार, जीन और जीन, अब यूपीएससी चलता तो इट कुड हैव गिवन डिफरेंट नेम्स. सो बट नो, तो यहाँ पर जीन एंड जीन जो हमारा कॉमन थीम वाला था या कॉमन स्टेटमेंट वाला जो लॉजिक था, बेस्ड ऑन दिस आंसर विल बी इधर फ्रॉम बी और सी. ठीक है. अब वैसे तो फ्रेंकोइस बर्नियर बहुत कॉमन नेम है एंड जीन अपना जो ये बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर है, तो ये भी कॉमन नेम है, ये हम पढ़ते हैं. बट ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए अपने पास है कि भाई बी या सी में से कौन सा ऑप्शन होगा, उसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए. तो इट इज़ अ प्राइमरली अ नॉलेज क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, कि वहाँ से थोड़ा आपको बेसिक उसके बारे में पता होना चाहिए. एंड विजयनगर एम्पायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थीम. आई गेस ये जितने भी फ्रेंकोइस बर्नियर हैं, ये विजयनगर के टाइम के हैं. तो इस कंटेक्स्ट में कि भाई विजयनगर का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी रेलेवेंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, स्पेशली प्रीलिम्स. ठीक है, वो अब ध्यान रखना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 74. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा? फ्यूचर बुद्धा कौन है? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वरा, मैत्रेय, पद्मपानी. अब भाई ये भी हम स्टैटिक में पढ़ते हैं, ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. इसका आंसर है मैत्रेय. अब इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, अगर आपको आता है तो आता है, वरना ये स्किप करने वाली बात है. क्वेश्चन नंबर 75 पे अब हम आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली? भाई ये वेलेस्ली याद रखना, दो हैं, एक तो आर्थर है, एक विलियम है. गेस तो ये शायद विलियम वाले ने इंट्रोड्यूस किया था. आर्थर वाला जो है अपना मिलिट्री वाला बंदा है. तो ठीक है, पढ़ते हैं. टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, to keep India safe from the Napoleonic danger, to secure a fixed income for the company, to establish a British paramountcy over the Indian state. अब जैसे सब्सिडरी अलायंस का बेसिक पता है कि भाई सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, एंड दिस इज समथिंग, भाई इसमें ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं लॉजिक से सॉल्व करूंगा. दिस इज समथिंग जो स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र जैसी किताबों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है. सो यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद नॉलेज पार्ट. भाई ये नॉलेज से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है. इसमें किसी एक दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है. फर्स्ट स्टेटमेंट को जब पढ़ते हैं, टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता. डी वाला है टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है. अब कंफ्यूजन होनी चाहिए तो बी में होगी या सी में होगी. टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, भाई सब्सिडरी अलायंस क्यों बनाए थे हमने? उन्होंने बनाया था वो बफर स्टेट के लिए. बफर स्टेट था क्या कि भाई एक्सटर्नल इन्वेजन ना हो. तो उस कंटेक्स्ट में नेपोलियन डेंजर एक कंटेक्स्ट बनता है कि भाई क्या पता ये ठीक हो सकता है. बट जब हम ऑप्शन सी पढ़ते हैं, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, नहीं भाई, सब्सिडरी अलायंस का जो प्राइमरी मोटिव था वो था बफर स्टेट क्रिएट करना, कि भाई हमें अब लड़ना ना पड़े, ब्रिटिशर्स को अभी लड़ना ना पड़े, और अपना बफर स्टेट भी क्रिएट हो जाए एट द एक्सपेंस ऑफ दैट स्टेट ओनली. जो भी वो प्रिंसली स्टेट होगा उसी के एक्सपेंस पे बफर स्टेट बनेगा. तो अपने किंगडम की, अपने एम्पायर की उनको प्रोटेक्शन करनी थी सब्सिडरी अलायंस के अंडर, उनको अपनी बाउंड्रीज को प्रिजर्व करना था. तो उस बेसिस पे सी इज एन अब्सर्ड स्टेटमेंट कि भाई फिक्स्ड इनकम के लिए उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था. फिक्स्ड इनकम का कोई इशू ऐसा नहीं था. फिक्स्ड इनकम वैसे भी वो उनका इन्वेस्टमेंट पर्पज के कंटेक्स्ट में है, वो अलग टॉपिक है, वो इसका सब्सिडरी अलायंस के इसका कोई रिलेशन नहीं है. तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी. तो भाई ये थोड़ा नॉलेज वाला पार्ट है. एंड आई एम अगेन सेइंग स्टैटिक इज द किंग.
इफ़ यू वांट टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स दिस ईयर यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विद द स्टैटिक पार्ट। अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, इवन इफ यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट विद द करंट अफेयर्स, तो भाई स्टैटिक से भी आपका पेपर हो जाएगा। जस्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एप्टीट्यूड, बेसिक लॉजिक फ्रॉम द PYQs यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। भाई इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, हाँ हम उसमें पढ़ते हैं कि भाई 1 लाख रुपीज़ का कुछ फंड जो है बात करी थी, ठीक है। अब जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, भाई नहीं पता, बट चलो नहीं पता, किसी ने नहीं पढ़ा इसको, मैंने भी नहीं पढ़ा था जब तक मैंने PYQ नहीं देखा था, तो मुझे भी नहीं पता था कि भाई कोई जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन है 1823 के अंडर, मुझे नहीं पता था, तो ठीक है इससे छोड़ दो। अभी ओरिएंटलिस्ट एंड एंजलिसिस्ट कंट्रोवर्सी, ये तो थी भाई एजुकेशन के ऊपर कि भाई कौन सी लैंग्वेज के अंदर हमें एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो करेक्ट है भाई, ये तो काट दो, ये तो आंसर हो रहा C में से, या आंसर हो रहा D में से। अब भाई जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं भाई, इसमें ना आप अवॉइड नहीं कर सकते भाई, इतनी एक कमेटी है, अगर इसने कुछ भी एजुकेशन के ऊपर बात की हुई है, अब UPSC तो मतलब ये नहीं है ना एग्जामिनर इसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ने बैठे ना कि भाई अगर इसकी 100 पेज की रिपोर्ट है तो एग्जामिनर सिर्फ एक क्वेश्चन बनाने के लिए इसकी पूरी 100 पेज की रिपोर्ट पढ़े ना कि भाई उसमें एजुकेशन के ऊपर बात नहीं हुई या एजुकेशन के ऊपर बात हुई है। क्या इजी है, मतलब 100 पेज की रिपोर्ट पढ़ना और उसमें पहले फाइंड आउट करना कि भाई इसमें एक भी पेज के ऊपर एजुकेशन की बात नहीं हुई, या ये फाइंड आउट करना कि भाई हाँ इसमें हुई होगी, एज्यूम कर लिया है मैंने, किसी एक पेज पे मैंने पढ़ लिया और उस बेसिस पे मैंने वो नाम डाल दिया। तो दोनों ऑप्शंस में क्या है भाई, 100 के 100 पेज पढ़ना, किसी एक पेज में एजुकेशन का रेफरेंस दिख गया उसके ऊपर क्वेश्चन बनाना। सेकंड ऑप्शन इज अ बेटर ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज अ इजी ऑप्शन कि भाई मुझे वहां से रेफरेंस मिल गया है कि वहां शायद इसका मेंशन है, तो उस बेसिस पे मैंने इस ऑप्शन को डाल दिया है, रेदर देन कि भाई मैं 100 के 100 पेज पढ़ूं और उसे प्रूफ करूं कि भाई इस कमेटी की जो बनी थी जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, उसमें एजुकेशन का रेफरेंस ही नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। और ये कॉमन सेंस तभी लगेगा कि जब आप थोड़ा PYQs तो प्रैक्टिस करोगे, भाई ब्रॉड चीज़ है, इसको आप नेगेट नहीं कर सकते। तो बेस्ड ऑन दिस कि आई विल एज्यूम कि भाई हाँ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, भले मुझे उसका मैंडेट नहीं पता, तो आई विल एज्यूम कि भाई कुछ ना कुछ तो कंटेक्स्ट उसमें एजुकेशन का भी दिया होगा। और स्पेशली अब टाइमलाइन देखो, टाइमलाइन क्या है, 1823 है, 1823 की टाइमलाइन है, तो उस टाइम पे एजुकेशन की बात चल रही थी, तो ये टाइमलाइन भी उस सिंक में जा रही है कि जब मकोले की कमेटी बैठने वाली थी, तो उसी लाइन में सब जा रही है। तो आंसर आई वुड मार्क इट्स आंसर आई वुड मार्क विल बी D, तो D को मैं इसमें मार्क करूंगा। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 77। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। भाई ये ऐसे 3 ऑप्शंस हैं जो बहुत कॉमन है। कोलेरू हम सुनते हैं, नैनीताल हम सुनते हैं, रेणुका हम सुनते हैं। अगर UPSC को डालना होता तो कुछ ऐसा नाम डाल देता ना जो हमने सुना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वुलर लेक या असन बराज या कुछ अपना चिलिका लेक, UPSC वैसे डाल देता। उसको क्या ही इतना एक्साइटमेंट था UPSC एग्जामिनर को कि उसने एक अलग सा डिस्टिंक्ट नेम डाला जो हम जनरली नहीं सुनते हैं। अगर हमने वो नाम नहीं सुना है, UPSC 3 वेरी कॉमन नेम दे रहा है जो हम जनरली पढ़ते हैं, तो भाई आंसर तो फिर वही होना चाहिए। तो ओड वन आउट का इसमें लॉजिक लगेगा, एंड बेस्ड ऑन दिस आपका आंसर आ जाएगा 77 का A, ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है भाई, 3 कॉमन नेम दिए हुए हैं, चौथा जो दिया हुआ थोड़ा डिस्टिंक्ट नेम दिया हुआ है जो हम जनरली नहीं सुनते हैं। तो UPSC को एक्साइटमेंट होती ही अलग से, मतलब ऐसे बनाने की, तो कोई चौथा भी जो है कॉमन नेम डाल देता है UPSC, बट नहीं, UPSC ने डिस्टिंक्ट नेम दिया। एंड डिस्टिंक्ट नेम देने का रीज़न क्या है कि वही एक आंसर है। UPSC एग्जामिनर इतना मेहनत नहीं करते कि भाई वो कुछ अलग से ढूंढे, वो ऐसा ही ढूंढते हैं कि भाई एक आंसर बना देते हैं। पता है UPSC एग्जामिनर जनरली क्या करता है भाई, एक आंसर है XYZ, फॉर एग्जाम्पल कोडाईकनाल एग्जाम्पल है, अब उसे ना 3 नेम और डालने हैं, 3 ऑप्शंस और बनाने हैं, तो 3 नेम और डालने पड़ेंगे। तो कभी भी हम लेक के बारे में सोचेंगे तो हमारे माइंड में क्या आएगा यार, जनरल नाम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नॉर्थ से डालना है तो वुलर मेरे दिमाग में आ जाएगी, या फिर आसन बराज आ जाएगा, कुछ इस टाइप से चिलिका आ जाएगा फॉर एग्जांपल, या फिर अपना लोकटक लेकर जाएगा। अगर साउथ से कुछ नेम डालना है तो कोलेरू लेकर जाएगा, बेम्बनाद आ जाएगा, सस्टम कोटा आ जाएगा, तो भाई ऐसे नाम आ जाएंगे। बट ये डिस्टिंक्ट नेम है कोडाईकनाल, तो
एक ऑप्शन डालना था, एक ऑप्शन डाल दिया, अब 3 में क्या है वो कॉमन नेम डालेगा। एंड दिस इज द ट्रैप ऑफ यूपीएससी विच वी हैव टू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द PYQs. Now let's come to question number 78. With reference to Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, consider the following statement. It is a flagship scheme of Ministry of Labour and Ministry of Labour and Employment. तो भाई ये देखो, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, यूपीएससी प्लेज विद द मिनिस्ट्री, यूपीएससी प्लेज विद द इंस्टीट्यूशन। स्किल की बात कर रहा है, जिसने सीरियसली नहीं पढ़ा हो रहा वो डाल दे रहा कि भाई लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में हो रहा, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल किस लिए है बनाई है अलग से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। एंड यूपीएससी मिनिस्ट्री भी ऐसी देता है, इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे देता है कि भाई आपस में बहुत रिलेटेड हैं, आपस में। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो रहा तो उसी तरह कॉर्पोरेट अफेयर्स डाल दे रहा, कहीं पर कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम हो रहा तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डाल दे रहा। तो यूपीएससी ऐसे बहुत रिलेटेड चीज़ें देता है। एंड इन दिस वे फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज मिनिस्ट्री गिवन इज रॉन्ग। तो फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास बचे रहे तो बी हो रहा है, सी हो रहा। अब बी तो ठीक ही है, तो उसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चलो थर्ड पे आते हैं। It aims to align the competences of the unregulated workforce of the country to the नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम फ्रेमवर्क। तो भाई क्या बोल रहा है कि भाई जो कॉम्पिटेंस जो अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स है उसी कॉम्पिटेंसीज को अलाइन करना है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है भाई, स्किलिंग के बारे में बात कर रहा है, चलो आपने नहीं भी पढ़ा, स्किलिंग के बारे में बात कर रहा है और अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स के एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिकली क्या है ना कि भाई ये स्कीम के कंटेक्स्ट में जा रहा है। अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नहीं है कि भाई वो कुछ absurd ही स्टेटमेंट बना देंगे कि जब आप एक्स्ट्रा अगर आप मार्क कर दो सी तो आंसर मिलेगा बी। नहीं, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं बनाता। यूपीएससी ना लिंक में बनाता है, यूपीएससी सिंक करके बनाता है, सिंक्रोनाइज वे में बनाता है। सो बेस्ड ऑन दैट अगर ये स्टेटमेंट गलत बनानी होती ना, यूपीएससी से इतना अब्सर्ड बनाता, इतना वियर्ड बनाता स्टेटमेंट को कि आपको वैसे ही पता चल जाता कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बट नहीं, बहुत मॉडरेट स्टेटमेंट है। इट इज इन लाइन विद द स्किल डेवलपमेंट। कौशल विकास योजना के जो है अपने लाइन में ही हैं, वो उससे कुछ ज़्यादा हटके नहीं है। एंड स्पेशली इट टॉक्स अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स कि भाई ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म के साथ उसे जो है अलाइन कर देंगे। तो उस बेसिस पे इट बिकम्स करेक्ट एंड आंसर इज सी। तो भाई ऐसे लॉजिक डेवलप होंगे विद प्रैक्टिस। एक एस्पिरेंट का मेरे पास मेल आया था एंड ही टोल्ड मी कि भाई कॉमन सेंस के बारे में मैंने पीछे एक क्वेश्चन में बोला था और जनरल अवेयरनेस के बारे में बोला था। भाई ये रातों रात नहीं बनती। दीज थिंग्स आर सब्जेक्टिव। शायद जो मेरे लिए कॉमन हो वो आपके लिए कॉमन ना हो, एंड जो मेरे लिए, जो आपके लिए जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो, शायद वो मेरे लिए कोई एलीट नॉलेज का पार्ट हो जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। सो इट इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म। अब ये सब्जेक्टिविटी को थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी में कैसे कहते हैं भाई, ये आता है रीडिंग न्यूज़पेपर से। भाई न्यूज़पेपर पढ़ो अपना, न्यूज़पेपर से आपको कंटेक्स्ट मिलता है, न्यूज़पेपर से आपको कंटेम्प्रेरी चीज़ों के बारे में पता चलता है। विद दिस जो आपका नॉलेज का जो होराइजन है ना वो ब्रॉडन होता है और उसी से ये कॉमन सेंस डेवलप होती है, उसी से जनरल अवेयरनेस डेवलप होती है। तो इफ़ यू विल रीड द न्यूज़पेपर, इवन की हेडलाइंस भी अगर आप पढ़ते हो ना उसकी रिलीजियसली हेडलाइंस को भी फॉलो करते हो, यू विल गेट टू नो अबाउट मल्टीपल थिंग्स। एंड उस बेसिस पे ना 2-3 क्वेश्चंस बहुत ईजिली सोल्व हो जाते हैं। तो इसके फॉर्मों में मत आना कि यार मैं कहीं पर बोल रहा हूँ कि कॉमन सेंस के बारे में बोल रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस के बारे में बोल रहा हूँ। इट इज़ अ मैटर कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो, किस डेप्थ में पढ़ते हो, किस एक्सटेंट पे पढ़ते हो। सब यहाँ पर सब्जेक्टिविटी वाला फैक्टर आता है। सो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, इट इज़ बिकॉज इट इज़ अबाउट मैटर द थिंग्स वी रीड, बट वी रीड। तो अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हो और उसके अलावा आपने कोई सोर्स और अलग से फॉलो नहीं किया, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आपने कोई और टेस्ट सीरीज नहीं लगाई या फिर कोई आपने कोई टॉपिक्स के लिए दूसरे मटेरियल रेफर नहीं किए, तो आपकी जो नॉलेज है वो लक्ष्मीकांत तक लिमिटेड हो जाएगी। देयर कैन बी थिंग्स कि भाई लक्ष्मीकांत में वो चीज़ें नहीं दी हुई, बट वो बेयर एक्ट में दी हुई है। जब आप बेयर एक्ट को पढ़ते हो तो आपको वहाँ पर ऑब्जर्वेशन हुआ। तो उस सेंस में क्या है ना कि भाई फिर वो चीज़ें खुद से विद टाइम, विद प्रैक्टिस, विद रिवीजन, विद एक्सटेंशन ऑफ द रीडिंग मटेरियल, तो वो वहाँ से डेवलप होती है। तो इसके लिए फोमो में मत आना। एवरीवन हैज़ देयर ओन एडवांटेज। किसी चीज़ में मुझे एडवांटेज है तो दूसरी चीज़ में आपको भी एडवांटेज होगा। Now come to question number 79. In 1920 which of the following changed its name to स्वराज्य सभा? भाई स्वराज्य सभा का नाम किसने बदल, मतलब कौन से इंस्टीट्यूट था, कौन सी बॉडी थी जिसने अपना नाम बदल के स्वराज्य सभा कर लिया था? सो इट इज़ समथिंग विच वी रीड इन अपना स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं एंड इट्स आंसर इज ऑल इंडिया होम रूल लीग।
एंड मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि इफ़ यूपीएससी गिव्स कोई ऐसे कोई चीज़ के बारे में पूछता है एंड वो इन्वर्टेड कॉमा में है तो जनरली उसका आंसर यूपीएससी ए बनाता है। दिस पैटर्न हैज़ बीन चेंज सिंस 2021। भाई 2021 के बाद से यूपीएससी ने थोड़ा इसे बदला है, बट या इट इज़ स्टिल मच वेरी मच एप्लीकेबल। और यू रिमेंबर वी डोंट नीड 100% एक्यूरेसी, वी नीड जस्ट 60% एक्यूरेसी। इन लॉजिक में, इन एप्टीट्यूड में, इन एलिमिनेशन ट्रिक्स में वी नीड जस्ट 60% एक्यूरेसी। हमें 100% की एक्यूरेसी नहीं चाहिए। Which among the following events happened earliest? Question number 80. Swami Dayanand Saraswati established Arya Samaj. Dinbandhu Mitra wrote Neel Darpan. Bankim Chandra Chattopadhyay wrote Anand Math. Satyendra Nath Tagore became the first Indian to succeed in the Indian Civil Services exam. तो भाई अब इसके अंदर क्या है देखो, इसमें भी वर्ड बनाउट बताता हूँ कैसे। स्वामी दयानंद कॉमन नेम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कॉमन नेम, सत्येंद्र नाथ टैगोर कॉमन नेम, बट दीनबंधु मित्रा चलो जिसने पीवाईक्यूज किया उसे पता होगा भाई, वो पढ़ लेते हैं। बट अ न्यू एस्पिरेंट जनरली डज नॉट नो कि भाई दीनबंधु मित्र भी कोई एक बिग पर्सनैलिटी रहे हैं, क्योंकि ये नाम इतना फेमस नहीं है। नील दर्पण तो चलो फिर भी हमने कहीं ना कहीं रेफरेंस में सुना होता है कि भाई नील दर्पण कोई नाम से जर्नल था या मैगजीन थी, वैसे उस सेंस में हमने सुना होता है। बट दीनबंधु मित्रा इज अ डिस्टिंक्ट नेम। भाई जब स्वामी दयानंद दे दिया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दे दिया, सत्येंद्र नाथ टैगोर दे दिया, तो दीनबंधु मित्र की जरा कोई और पर्सनैलिटी का नाम दे देते हैं, द्वारका नाथ टैगोर दे देते हैं, या फिर राजा राम मोहन रॉय होता, या फिर अपने वो आदि ब्रह्म समाज के थे जो अपने नाम भूल गया मैं उनका, तो किसी का भी नाम दिया जा सकता था। लाला लाजपत राय हो सकते थे, बलाल वो अपने क्या कहते हैं एनी बेसेंट हो सकता था, या बाल गंगाधर तिलक हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था नाम, बट यूपीएससी ने यही नाम दिया। तो बिकॉज इट इज़ द आंसर, इट इज़ द ऑड वन आउट। एंड ये होते हैं भाई, ये क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम सब चीज़ नहीं पढ़ सकते यार आप, सब चीज़ें नहीं पढ़ी जाती। तो एग्जाम में ये नहीं है कि भाई आपको सब क्वेश्चन आते होंगे, तो कुछ क्वेश्चन में रिस्क लेना होगा, एंड रिस्क इसी एप्टीट्यूड के बेसिस पे लिया जाता है। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 81। आई होप यू आर गेटिंग टिल दिस। और कोई इशू आ रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अदरवाइज यू हैव माई ईमेल ऑल्सो कि rankers.approach.csc@gmail.com। ठीक है, बीच में डॉट है, एंड यू विल गेट द जो वो लोगो मैंने ऊपर वीडियो में डाला हुआ ना, वैसा ही लोगो डीपी में लगा हुआ है। सो जस्ट फॉर द क्लैरिटी, सो दिस इज लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, भाई वर्ड्स पे ध्यान देना, पॉसिबल, यूपीएससी इज आस्किंग पॉसिबल, वो डेफिनेट पे नहीं जा रहा, वो प्रोबेबिलिटी पे खेल रहा है। तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग। सैंड माइनिंग इज अ नेगेटिव कंसेप्ट। सैंड माइनिंग क्या है? नेगेटिव कंसेप्ट है। तो उससे क्या होगा? डिक्रीज इन सैलिनिटी इन द रिवर। भाई डिक्रीज, अगर रिवर की अगर सैलिनिटी कम हो रही है तो मतलब वो कुछ पॉजिटिव चीज़ है। सैलिनिटी कम हो रही है भाई, उसमें जो जो अपना सैलाइन एस्पेक्ट है वो कम हो रहा है, वो पॉजिटिव चीज़ है यार। तो आई टोल्ड यू वन थिंग, नेगेटिव फॉर नेगेटिव, पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव। अब सैंड माइनिंग इज अ नेगेटिव कंसेप्ट एंड हैवी सैंड माइनिंग। अब इस क्वेश्चन में ये मत देखना कि भाई पॉसिबल दिया हुआ तो मैं ऑल ऑफ द अबव मार दूं, नहीं भाई, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है एक बार के लिए। एंड आई टोल्ड यू अनलेस यू आर कंप्लीटली श्योर कि भाई ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, तभी जाके ऑल ऑफ द अबव मारना है, और तभी जाके ऑल ऑफ द अबव नहीं मारना। बट इन केस भाई अगर आप तीनों पढ़ के भी कहते हो कि भाई मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन सा गलत है, तो उस सिचुएशन में ऑल ऑफ द अबव मारना है। बट दिस इज समथिंग which is not the question of all of the above, it is of negative for negative, positive for positive। तो ये उस बेसिस पे हमें सोल्व करना है। तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज भले पूछे हैं, बट हमें क्वेश्चन तो जरूर पूरा पढ़ना है। तो हैवी सैंड माइनिंग इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट एंड डिक्रीज्ड सैलिनिटी ऑफ द रिवर इन द रिवर इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। सो दीज टू कैन नॉट गो टुगेदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, इसका आंसर आ जाएगा बी, और यही इसका आंसर है। तो भाई इसका आंसर डी नहीं मारना, क्वेश्चन एक बार जरूर पूरा पढ़ना है, ठीक है। And let's come to question number 82. With reference to agricultural soil, consider the following statements. A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. भाई be aware of these kinds of words. जब भी यूपीएससी ऐसे वर्ड्स यूज करे, ड्रास्टिकली, सिग्निफिकेंटली, रैपिडली, इमीडिएटली, तो भाई वहाँ पर अलर्ट फील करना है आपको,
कॉन्शियसली उस क्वेश्चन को पढ़ना है, बिकॉज सच कीवर्ड्स आर द ट्रैप वेयर यूपीएससी ट्राई टू। और वैसे भी जब हम पढ़ते हैं कि भाई ह्यूमस जब सॉइल में बढ़ता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो बाय कंसेप्ट ऑल्सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। एंड कीवर्ड के बेसिस पे भी, एंड कीवर्ड्स को मैंने बोला था तभी मतलब एज्यूम करना, तभी उसे कंसिडर करना जब उसकी पूरी एसेंस को आप पढ़ो। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एसेंस। एसेंस के ऊपर उठाना है, नॉट जस्ट द कीवर्ड्स। एंड ड्रास्टिकली जैसे चीज़ें जब आए तो थोड़ा अलर्ट हो जाना, अलर्ट मोड में आना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, या तो आंसर होगा, चलो फर्स्ट के बेसिस पे ही एलिमिनेशन हो जाएगा, आंसर इज बी। तो वैसे अभी देख लेते हैं कि दूसरे में क्या बोल रहा है, सोइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। भाई सल्फर तो हम पढ़ते ही हैं, सेडिमेंट्री वाला भी है, सेडिमेंट्री और गैसेस दोनों का रोल है उसके अंदर। और सल्फर मैं अब कुछ ऐसा ही तो बोल नहीं सकते कि भाई सोइल का कोई रोल ही नहीं है। भाई अब जब सोइल ही पत्थर से बन रही है तो ऑब्वियस है ना कि सल्फर में भी कुछ ना कुछ तो रोल हो रहा है। और ये हम पढ़ते हैं जब अपना जियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ते हैं, तो ठीक है इस बेसिस पे। एंड यूपीएससी ऑप्शंस ऐसे बनाता है कि विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन यू कैन रिड्यूस द क्वेश्चन टू 1 or 2 स्टेटमेंट्स, 1 or 2 ऑप्शंस वेर यू विल हैव टू टेक द रिस्क फर्दर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं कि द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज a UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economy emerged at, कहाँ पर हुआ था, अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, जोहान्सबर्ग, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012, रियो डी जेनेरो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2015, पेरिस, द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। भाई अब ठीक है, अब ये जो चारों ऑप्शंस हैं अगर ये आपको आता है, ये उस टाइम के करंट अफेयर्स में रहा था, डेफिनेटली रहा होगा। आई वुड सजेस्ट कि भाई ऐसी चीज़ें तभी यूपीएससी जनरली पूछते हैं जब वो करंट अफेयर्स में होती हैं। जैसे इसका आंसर बी है, बट इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन यू कैन स्किप सच क्वेश्चंस। भाई इन क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेने का बिन बात का। और इसमें कोई लॉजिक मुझे दिख भी नहीं रहा कि भाई इस पर लॉजिक लाना है। अब ये है कि भाई यूनाइटेड नेशंस है तो इसके बेसिस पे कोई रिस्क लेना है, तो भाई बात वही आती है कि ये तो बी में से हो रहा है या सी में से हो रहा है। सो यू कैन टेक रिस्क अकॉर्डिंगली ऑल्सो। अगर मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आई वुड हैव स्किप्ड दिस क्वेश्चन। अगर मेरे 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं तो मैं इसे क्वेश्चन को स्किप कर देता। बट अगर मेरे 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होते एंड आई वुड हैव टू अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो मैं फिर बी या सी में से लगाता, बिकॉज यूनाइटेड नेशन दो कॉमन चीज़ है यहाँ पर, दो स्टेटमेंट्स में। तो मैं इनमें से कोई एक चूज करता कि भाई कौन सा लगाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 84, 3D प्रिंटिंग। भाई इस क्वेश्चन पे ना लाइक क्या ही बताऊँ मैं आपको, इस क्वेश्चन पे ना थोड़ा, चलो इसमें नहीं था बट ऐसा एक क्वेश्चन था कि ठीक है मैं बताता हूँ। अब इसमें ना एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशंस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। भाई अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि भाई कंप्लीटली श्योर हो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इन क्वेश्चंस में आपको ऑल ऑफ द अबव के ऊपर जाना है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम, भले आपको नहीं पता कि भाई 3D प्रिंटिंग से वैसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, यू हैव टू अज्यूम कि भाई होता होगा अनटिल एंड अनलेस यू आर कंप्लीटली श्योर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर्स, भाई वर्ल्ड में नहीं तो हो रहा होगा, यहाँ नहीं हो रहा, इंडिया के अंदर कहीं तो हो रहा होगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है भाई ये हो रहा है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि भाई इन क्वेश्चंस में तो ऑल ऑफ द अबव में जाना है पोटेंशियल एप्लीकेशन वाले में, बट दिस क्वेश्चन इज एन एक्सेप्शन जहाँ यूपीएससी ने 5 स्टेटमेंट दिए हैं और इसका आंसर भी ऑल 5 है। अदरवाइज जब 5 स्टेटमेंट वाला यूपीएससी क्वेश्चन देता है उसमें आंसर जनरली ओनली 3 होता है। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, बट ये एक एक्सेप्शन है। तो मैंने जो बोला था ना कि अगर 10 क्वेश्चन यूपीएससी दे रहा है तो 9 क्वेश्चन में ओनली 3 हो रहा, n-2 लगेगा। बट सच क्वेश्चन इज 1 कि भाई जहाँ पर एक्सेप्शन हो रहा है, इट इज़ बिकॉज कि भाई ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, पोटेंशियल एप्लीकेशन पूछ रहा है उस टॉपिक की, तो उस सिचुएशन में यू कैन नॉट नेगेट कि भाई मैं ओनली 3 पे ही जाऊँगा। बट ठीक है, इट्स डिपेंड्स कि भाई उस टाइम आपका माइंड कैसे प्रोसेस कर रहा है। बट अगर मैं आपकी जगह ये सोल्व करता तो आई वुड हैव गॉन विद डी, ऑल ऑफ द अबव एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। हो सकता है भाई बैरन आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। तो देखो भाई पहली स्टेटमेंट है, अब ऑल ऑफ द 3 तो नहीं है,
अभी सेकंड स्टेटमेंट पे आओ। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। भाई कितने सारे फैक्ट हैं इसके अंदर। पहली बात तो 140 किलोमीटर के बारे में बात कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है भाई ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार देखो, पहले तो 140 किलोमीटर, फिर ईस्ट, फिर ग्रेट निकोबार, तीन तीन फैक्ट है भाई। किसी भी एक फैक्ट को यूपीएससी इजीली ट्रीट कर सकता है। तो सेकंड को आई वुड नॉट कंसिडर कि भाई ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये बोल रहा है, अब ठीक है ये हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ो। द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991। भाई लास्ट टाइम जो है 1991 में इरप्ट हुआ था, ठीक है। यूपीएससी यहाँ रुक सकता था, यूपीएससी कुड हैव स्टॉप्ड हियर, बट नो, इट चोज टू एक्सटेंड द स्टेटमेंट डेलिबरेटली एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। भाई मतलब तो वही है ना कि जब 1991 में लास्ट टाइम वो इरप्ट हुआ था और उसके बाद से वो इनएक्टिव है, वो तो उसके ऑब्वियस है ना कि ऑब्वियस जो उसका रीजनिंग हो रहा वो तो यही है ना कि भाई उसके बाद से इनएक्टिव है। तो आपको ये सेपरेटली दोबारा से ऐड करना क्यों पड़ रहा है? वाई आर यू एडिंग दिस अगेन? So I told you कि whenever UPSC try to extend the statement deliberately with some extensions, then those statements are generally correct. So based on this, third statement is also correct, incorrect. थर्ड को काट दो, फर्स्ट पे आंसर आ जाएगा। सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है भाई, तीन फैक्ट दिए मैं, किसी एक फैक्ट को बदल देना। अब ये मत बोलना यार कि भाई ठीक है इसमें ना दोनों स्टेटमेंट्स में फैक्ट है तो ये तो 2 और 3 में से एक चीज़ ठीक होनी चाहिए। भाई वो रिजिड नहीं है एप्लीकेशंस। जब मैंने आपको बोला ना कि भाई दो स्टेटमेंट्स में फैक्ट दिया हुआ तो ईदर ऑफ देम मस्ट बी करेक्ट, भाई वो ठीक है मैक्सिमम केसेस में होता है, बट इन एवरी केसेस इट इज़ नॉट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यू हैव टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक, यू हैव टू अप्लाई द एप्टीट्यूड इन एवरी स्टेटमेंट। सिर्फ ब्लाइंडली नहीं कर सकते कि 2 और 3 में से किसी एक में फॉलो किया और वहाँ से हो जाएगा। तो मैंने 2 और 3 में से, ठीक है भाई 2 और 3 तो नहीं हो सकता, मैंने यहाँ से 2 और 3 हटा दिया। अब भाई 3 तो ठीक होना चाहिए, फर्स्ट का ठीक है। अब फिर वही डाउट हो जा रहा है कि भाई फर्स्ट ठीक है या नहीं है। बट ये जनरली हम पढ़ते हैं कि भाई बैरन आइलैंड ही है कोई एक्टिव वोल्केनो जो हमारे पास इंडिया में है। तो बेस्ड ऑन दिस भाई डी मत मार देना, यू हैव टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, यू हैव टू रीड कंप्लीटली। क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर पे जाना है, एंड इसका आंसर ए होगा। चलो 86 पे आते हैं। भाई कौन सा प्लांट है, वाई इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़। भाई ये ठीक है क्यों भाई मेंशन हो रहा है, तो ठीक है। its extract is widely used in cosmetics, भाई हो सकता है। it tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows, भाई ठीक है पॉसिबल है। it extracts is used in the synthesis of pesticides, या none of the above। भाई अब ठीक है, अब इसमें ना यूपीएससी ने थोड़ा हमारे साथ खेला हुए कर दिया। इसमें खेला हुए कैसे हो गया कि it extracts, it's extract। तो अगर आपको नहीं पता कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या है, विद द लॉजिक यू वुड हैव मार्क कि भाई या तो ए में से हो रहा या सी में से हो रहा, बट इसका आंसर है बी। एंड इसका आंसर बी इसलिए कि भाई ये एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है और ये जनरली हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं या स्टैटिक मटेरियल में पढ़ते हैं, तो उस बेसिस पे इसका आंसर आपको बी मार्क करना था। बट ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा और इसका आपने आंसर मार्क किया या तो ए या सी, ठीक है भाई गलत हो जाएगा। बट ये नहीं कि भाई को पूरे 100 में से 100 चाहिए, तो गलत होता भी है कोई दिक्कत नहीं है। देर आर अदर क्वेश्चन जहाँ हम इसे ठीक कर लेंगे। सो दिस इज वन सच क्वेश्चन कि भाई जहाँ ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही, एंड ऑल्सो दिस इज वन सच क्वेश्चन जहाँ पर ये लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा। भाई होंगे रोज अल्टीमेटली इधर 55 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो, उसमें से 30 चाहिए, तो भाई 60% का ही तो एप्लीकेशन चाहिए ना अपने को। तो क्या ही दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन गलत होते भी हैं तो ठीक है। आओ नेक्स्ट पे आते हैं 87। अब जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं इसको। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर। हम पढ़ते भी हैं कि भाई ट्रॉपिकल वाटर्स के अंदर ही उसकी कंडीशंस होती हैं, और बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है कि भाई मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ है। ठीक ही है भाई, क्या ही दिक्कत हो रही, क्योंकि टेम्परेचर जो रेंज है वो ट्रॉपिकल वाटर्स में ही मिलती है हमें, तो बी तो एलिमिनेट हो जा रहा है यहाँ से। अब मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। भाई दिस इज समथिंग विच यू आर एक्सपेक्टेड टू नो कि अब चलो इसमें ठीक है भाई बोल दिया कि भाई मोर देन 1/3 है, तो ये फैक्ट वाली चीज़ हो रही। तो अब उसमें ये नहीं है कि भाई अभी इसको ब्लाइंडली आप गलत कर दोगे। आपने सिर्फ इसको क्वेश्चन को पढ़ा और उस बेसिस पे देखा कि भाई यहाँ तो फैक्ट दिया हुआ है और मैंने गलत मार दिया।
नहीं, आई टोल्ड यू कि भाई एसेंस मैटर करता है, आपकी स्टैटिक नॉलेज मैटर करती है। तो इस बेसिस पे सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, मल्टीपल कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इट बिकम्स रॉन्ग। तो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, स्टैटिक पार्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज समथिंग वी रीड कि भाई ग्रेट रीफ, ग्रेट अपनी जो रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, साउथ पैसिफिक में, यहाँ पर अपना कोरल ट्रायंगल भी बनता है, अंडमान जापान एंड फिलीपींस का, आई गेस फिलीपींस या इंडोनेशिया उसी टाइप से बनता है अपना, एक ट्रायंगल भी बनता है। तो भाई वहाँ पर है, तो उस बेसिस पे सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो भाई फर्स्ट एंड सेकंड तो ठीक होनी चाहिए। तो ऑप्शन हो रहा है ए है, ऑप्शन हो रहा है डी। कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर्स ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब भाई जिसने ये स्टैटिक में पढ़ा हुआ है ये उसके लिए ठीक है, अब जिसने नहीं पढ़ा ना वो इस स्टेटमेंट को गलत कर सकता है कि भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा हो, बट इट इज़ अ फैक्ट कि कोरल रीफ में ज़्यादा होते हैं एनिमल फाइला एज कम्पेयर टू रेन फॉरेस्ट। भाई देखो, रेन फॉरेस्ट में बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स आते हैं, बट कोरल रीफ्स में क्या है, मतलब उसमें अपना क्या है, ओशियन में क्या है भाई, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमेलिया किंगडम के होते हैं, तो उसमें मल्टीपल हो सकते हैं अपने पास। तो उस सेंस में भाई थोड़ा लॉजिक लगा होगी, थोड़ा बेसिक आपने पढ़ा है। एंड कोरल रीफ इज समथिंग विच इज 24/7 इन द न्यूज़। भाई महीने में 4-5 आर्टिकल तो मिल जाते हैं कोरल रीफ के ऊपर कहीं ना कहीं। तो उस बेसिस पे इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको पता है। अगर आप बी या सी में से मारते हो तो दिक्कत वाली बात है, अगर आप ए और डी में से कोई मारते हो तो ठीक है, आप राइट ट्रैक पे हो। इट इज़ जस्ट कि आपको अपनी नॉलेज को सप्लीमेंट करना है। सो इट्स आंसर इज डी, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टैटिक पार्ट और थोड़ा करंट का अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय। भाई ये मोमेंटम फॉर चेंज है और ये किसने लॉन्च किया होगा? तो भाई ये स्टैटिक वाला पार्ट तो नहीं है, ये करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं। अगर आता है आपको ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। इसका आंसर है वैसे सी। अब ऐसा कुछ नहीं कि भाई इसमें कोई डिफरेंट है, आईपीसीसी हम पढ़ते हैं, यूएनईपी पढ़ते हैं, यूएनएफसीसीसी पढ़ते हैं, डब्ल्यूएमओ भी पढ़ते हैं। तो भाई इसमें से ऐसे एलिमिनेट करना इज अ डिफरेंट थिंग, इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो चलो ये देखते हैं। विच वन ऑफ द विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये है क्वेश्चन। अब इसमें देखना है भाई, ये चलो इन तीनों में से हमें कुछ पता हो या ना पता हो, हमें ये पता है कि भाई कैलकाटा मदरसा जो है वो वैरन हस्टीन ने डाला था, मतलब एस्टेब्लिश किया था। तो ये तो पक्का पता है, तो सी और डी में से डाल दो। अब फोर्ट विलियम कॉलेज भाई वेलेस्ली ने किया, बट आर्थर वेलेस्ली तो वो मिलिट्री कमांडर था, उसका तो कोई मतलब नहीं था इससे। तो अब ऑप्शन बनता है या तो ए में से हो रहा है या बी में से हो रहा, या तो 1 और 2 हो रहा या 2 ओनली हो रहा। अब संस्कृत कॉलेज एट बनारस है। अब ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि भाई किसने एस्टेब्लिश किया था। विलियम जोन्स इसका एस्टेब्लिश फाउंडर नहीं है, तो ये थोड़ा हम स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, 89 का बी। भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते हर जगह। तो यू आर एक्सपेक्टेड कि भाई आपने बेसिक पढ़ा है, फाउंडेशन किया है। तो चलो ये देखते हैं। रीजन्स मेंशन्ड इन न्यूज़ एंड कंट्री: कैटालोनिया, स्पेन, क्रीमिया, हंगरी, माइंडेनोआ, फिलीपींस, ओरोमिया, नाइजीरिया। भाई इसमें से आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, बट क्रीमिया तो पढ़ा होगा। अगर क्रीमिया आपने नहीं पढ़ा आज तक तो भाई दिक्कत वाली बात है। अगर आपने क्रीमिया नहीं पढ़ा कि भाई वो रशिया के अंडर है, पहले यूक्रेन के अंडर था, बट रशिया ने उसे 2014 में जो है अपना लाइक अटैक करके उसे अपने अंडर कर लिया है। तो क्रीमिया तो हंगरी में तो नहीं हो सकता भाई, तो ये तो काट दो। ये काट दिया तो अपने पास बचा या तो बी बचा या सी बचा। भाई थर्ड तो ठीक है, फिर इसका मतलब ये तो ओरोमियो हो रहा या कैटालोनिया हो रहा। अब वही है कि भाई आपने कितना प्लेसेस इन न्यूज़ किए हैं, कितना आपने करंट किया है, तो उस बेसिस पे सी इसका वैसे आंसर है। एंड अगर ये ओनली 1 ओनली 2 होता तो इसमें हम मार्क करते n-2 ओनली 2 होता। इसमें इतनी भटक नहीं रहती, फिर हमारे पास इतनी टेंशन नहीं होती कि भाई कौन सा ठीक होगा। जस्ट ग्रो विद द फ्लो, ओनली 2। और भाई अगर ऐसे यूपीएससी 5 क्वेश्चन दे रहा है ना, 4 क्वेश्चन ठीक होते हैं। अभी 2025 वाला पेपर आएगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि भाई ओनली 1 ओनली 2 वाले में बहुत इजीली जाता है, क्योंकि हमें टेंशन नहीं लेना उसमें। यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन का पैटर्न बदला है तो उसने थोड़ा इजी भी बनाया है उस चीज़ को। तो चलो इसके ऊपर आते हैं। Consider the following events: the first democratically elected Communist Party government formed in a state in India.
India's then largest bank, Imperial Bank of India, was renamed State Bank of India. Air India was nationalized and became the national carrier. Goa became a part of independent India. तो भाई चार और स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इसका क्या है। तो चलो ठीक है, जब हम मनी एंड बैंकिंग का इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हमें पता है कि भाई जो बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1955-56 में हुआ था। ठीक है, अब 1955-56 में हुआ था तो या तो ऑप्शन अपना थर्ड ठीक हो रहा या फोर्थ ठीक हो रहा, चलो इसी में से देख लेते हैं। तो थर्ड ठीक हो भाई, हमें पता है कि भाई गोवा का जो है इंडिपेंडेंट बना था वो 1960s में समथिंग बना था अपने पास। भाई 1960 तो बहुत दूर है, 13 साल बाद है, तो एयर इंडिया तो शायद नेशनलाइज हो गया होगा। और वैसे भी एयर इंडिया के नेशनलाइजेशन के अपना क्या कहते हैं प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी तो उस टाइम पे न्यूज़ में था। तो ठीक है, मतलब भाई मैं अज्यूम करूँगा कि थर्ड तो पहले हो गया होगा एज कम्पेयर टू फोर्थ। तो आई विल से कि भाई मैं ये तो ऑप्शन क्या कहते हैं अपना बी हो रहा या डी हो रहा, मैं इन दोनों में से कोई अज्यूम करूँगा। तो अब ये आता है, अब ये क्वेश्चन वैसे ना उसमें है मतलब 11th या शायद 12th की एनसीईआरटी है इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो वाली, उसके बेसिस पे यहाँ सॉल्व होता है। सो दैट्स वाई इट इज सेट कि भाई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो वहाँ से कभी कभी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन से भी ना 2 से 4 नंबर हमें मिल जाते हैं। और स्पेसिफिकली एनसीईआरटी जब इकोनॉमी जैसी हो, इवन की पॉलिटी की हो, तो भाई अच्छा रहता है वो पढ़ लेनी चाहिए, वो बेसिक सोर्सेज होते हैं। ज्योग्राफी में तो डायरेक्ट रेलेवेंस है ही एनसीईआरटी का, फिजिकल और इंडियन का, तो इकोनॉमी में भी एक्स्ट्रा रेफरेंस है एंड इम्पोर्टेंस है, इवन हिस्ट्री में भी है एंड ज्योग्राफी इसमें पॉलिटी में भी है। सो एनसीईआरटी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसका आंसर मतलब अब कोई लॉजिक जैसे आपको बताता हूँ, तो अब ये तो ठीक है कि भाई बी होना चाहिए या डी होना चाहिए। अब ये रही बात कि भाई ये तो फर्स्ट हो रहा है या सेकंड हो रहा कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी, अब जो थोड़ा पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उसे पता है कि भाई ये भी 1960s में समथिंग में हुआ था। तो जब अब ये थोड़ा ना वो है कि भाई अवेयरनेस वाली बात है, आपका डेप्थ ऑफ रीडिंग क्या है, आपका एक्सटेंट ऑफ रीडिंग क्या है, तो उस बेसिस पे ये चीज़ें डिटरमाइन होती है। तो उस बेसिस पे क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 इज समथिंग विच हैपन बिफोर द कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ स्टेट, लाइक इन केरल में बनी थी, तो उससे पहले वो बनी थी। तो यही है, इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। अब ये थोड़ा यार अवेयरनेस का भी बात है, ये मत बोलना कि इसमें लॉजिक नहीं बताया मैंने, थोड़ा इसमें मेरा भी बायस आ जाता है भाई कि मेरे को ये चीज़ पता है, तो थोड़ा कभी कभी उसको एक्सप्लेन करना ना डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई मुझे पता है तो मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ। तो इट इज़ समथिंग कि अगर मैंने भी शायद ये फर्स्ट टाइम सोल्व किया होता तो आई वुड हैव मार्क्ड इट इनकरेक्ट, कोई और ही ऑप्शन मारा होता मैंने। बट ठीक है कि मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा हुआ था तो वो मेरा थोड़ा वहाँ पर बायस आ गया था इन टाइप के क्वेश्चन में। तो राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भाई राइट टू प्राइवेसी से यूपीएससी को बड़ा प्यार है, 2-3 बार पूछा यूपीएससी ने, 2023 में भी था, डायरेक्टली पूछ लिया था कि राइट टू प्राइवेसी किस में आता है, तो वो ये कि आर्टिकल 21 जिंदाबाद। और दिस इज समथिंग वेरी ब्रॉड थिंग, तो ब्रॉड चीज़ों में जाएगा। एंड पर्सनल लिबर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू लाइफ इज इंट्रेंशियल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। देखो यूपीएससी ऑप्शन में बता रहा है आपको राइट टू प्राइवेसी है, इंट्रेंशियल पार्ट है जैसा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भाई ये तो आर्टिकल 21 की ही स्टेटमेंट है ना, जब 21 की स्टेटमेंट है तो कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पहली बात तो राइट टू प्राइवेसी कोई अमेंडमेंट में आया नहीं है, फॉर्मली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, तो भाई टीपीएसपी से भी कोई रिलेशन नहीं है और अमेंडमेंट से तो कोई रिलेशन है ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा, सी बचा। तो दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट विच यू कैन नॉट इग्नोर। ठीक है, चलो जल्दी से निपटाते हैं। अब 93 पे आओ। भाई 93 में मैं बता ही नहीं रहा आपको क्वेश्चन, मैं इसका कुछ नहीं बताने वाला, बस इसमें एक चीज़ बताऊंगा, ये लगेगा भाई, लगेगा ना, इसमें लगना तो चाहिए, नहीं सॉरी इसमें नहीं लगेगा यार, ये सॉरी ना 2-3 एक्सेप्शंस यूपीएससी ने डाल दिए जहाँ नहीं लगते, ये N-2 वाला नहीं लग रहा, बट ठीक है चलो। इसमें यह कि भाई ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा, पहली बात तो ये तो नहीं आएगा, ये तो आप 8 मूंद के भी इसको काट सकते हो। तो चलो बाकी देखते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस द एमएसपी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉफ़ी, भाई कॉफ़ी के ऊपर कभी सुना है आपने एमएसपी आया है यार? कॉफ़ी थोड़ा ना मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में ना चाय एक कॉमन चीज़ है और जनरल पब्लिक का परसेप्शन देखो तो कॉफ़ी एक इलीट चीज़ है, इलीट थिंग है, तो उस बेसिस पे भी ये कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। भाई ये मैं नहीं बोल रहा कि कॉफ़ी एलीट है, आजकल हर कोई पी रहा है, बट एक
कॉमन मैन का माइंडसेट पूछोगे ना, कॉमन मैन का माइंडसेट देखोगे या एग्रीकल्चरल जहाँ पर डोमिनेशन है वहाँ जाओगे, तो ट्रॉफी को ना एलिटिज्म के साथ एसोसिएट किया जाता है, हायर क्लास से एसोसिएट किया जाता है। तो उस सेंस में ये क्या है ना कि भाई ट्रॉफी को आप इजीली एलिमिनेट कर देते हो भाई। अब इसमें कोई बायस वगैरह मत सोचना कि ऊपर अपर क्लास लोअर क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, भाई ऐसा कुछ नहीं है। बट एक जनरल परसेप्शन है कि भाई टी इज ऑफ कॉमन मैन एंड ट्रॉफी इज ऑफ अपर क्लास या एलिट क्लास। तो उस बेसिस पे भी भाई कोई लॉजिक नहीं बनता ट्रॉफी के ऊपर एमएसपी देने का। एंड ट्रॉफी इज लाइक कॉमर्शियल क्रॉप, भाई बहुत अच्छा पैसा है इसके अंदर, तो एमएसपी की तो इस पर कोई नीड नहीं है। तो विद दिस एलिमिनेशन यू रीच द आंसर बी। अब अरेका नट क्या है भाई, सुपारी पे क्या ही एमएसपी दोगे यार आप, सुपारी पे कभी सुना है एमएसपी मिल रही है आपको? तो ठीक है, मतलब इन सब क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। एंड टर्मरिक इज वन सच थिंग कि भाई टर्मरिक पे भी कोई एमएसपी मिलती नहीं है। तो ये क्रॉप्स हैं, ये पढ़ लेना एक बार, यूपीएससी पूछता ही रहता है इनके ऊपर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? भाई अब आपको मैंने बताया था यूपीएससी की फेवरेट थीम, उसमें से एक है अरुणाचल, एक है अंडमान एंड निकोबार। आप पूछ के मार दो ए, नहीं भी पता, चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सबसे फेवरेट है यूपीएससी का नॉर्थ ईस्टर्न में से अरुणाचल प्रदेश। जहाँ जहाँ अरुणाचल प्रदेश आएगा ना वहाँ वहाँ आंसर होगा। अगर आप पूछो कि भाई अरुणाचल और अंडमान एंड निकोबार में से कौन सा है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अपना ऐसे चलता है। इसी को पटवी को पक्के टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ये अपना अरुणाचल में। तो क्वेश्चन नंबर 95, विद रेफरेंस टू इंडियाज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो भाई, PSLV launched the satellite useful for Earth resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite. चलो भाई, हो सकता है। Satellite launched by PSLV appears to remain fixed permanently in the same position in the sky as viewed from Earth's particular location on Earth. ठीक है भाई। GSLV Mark 3 is a 4-stage launch vehicle with the first and the third stage using rocket, solid rocket motors and the second and fourth stages using liquid। भाई देख कितने सारे फैक्ट हैं। 4 स्टेज, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है सॉलिड यूज करता है, और थर्ड और सेकंड और फोर्थ जो है लिक्विड यूज करता है भाई। एंड अभी इस क्वेश्चन में मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, इसमें एप्टीट्यूड बताऊंगा। भाई ये बेसिक क्वेश्चन है अपना स्पेस टेक्नोलॉजी का, अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना तो छोड़ दो भाई यूपीएससी। ये अटैम्प्ट बर्बाद मत करो अपना, दोबारा अगले अटैम्प्ट में दे देना। ठीक है, अब जीएसएलवी तो हम पढ़ते हैं कि भाई 3 स्टेज है, और उसमें फर्स्ट अपना सॉलिड है, सेकेंड लिक्विड है, थर्ड क्रायोजेनिक है। और जीएसएलवी इस बार पढ़ लेना, जीएसएलवी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके वेरिएंट्स के बारे में काफ़ी बात हुई है, मार्क 3 के बारे में, मार्क 4 के बारे में आई गेस, तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो ये पढ़ लेना। तो थर्ड तो नंबर तो जा रहा है यहाँ से। अब ये तो आंसर 1 ओनली हो रहा, मतलब ए हो रहा या सी हो रहा। अब दूसरे पे आ जाओ। सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय पीएसएलवी अपीयर्स टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई एज व्यूड। तो भाई जीएसएलवी किसके लिए है? जीएसएलवी किसके लिए? जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी से भेजी हुई सैटेलाइट भाई वो परमानेंटली फिक्स्ड होती है। पीएसएलवी मेजरली होता है तो लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए होता है या मीडियम के लिए होता है, बट हम उसे दूसरे मिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने चंद्रयान के लिए यूज़ किया, या फिर हमने उसे नॉट चंद्रयान, फिर हमने मॉम के लिए यूज़ किया, मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए उसे यूज़ किया। तो यूज़ तो काफ़ी सारे हैं, तो बट ये जो होता है ना कि भाई पर्टिकुलर पॉइंट से, उसे बोलते हैं हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी बोलते हैं। तो भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए वो है 35,000 किलोमीटर की रेंज पे, यहाँ से 35,786 किलोमीटर की दूरी पे है। तो भाई सैटेलाइट भी है, हैवी सैटेलाइट होगी, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए चाहिए होगी, तो भाई उसके लिए हमें दूसरा लॉन्च व्हीकल चाहिए। तो उस बेसिस पे भी भाई ये लेकिन बेसिक का पार्ट है। जनरली हम स्पेस टेक्नोलॉजी में जब हम लॉन्च व्हीकल्स पढ़ते हैं तो ये हमें पता होता है। तो उस बेसिस पे आई वुड से कि भाई ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है एंड इसका आंसर है ए। सो 95 का आंसर हो गया अपना ए। अब आगे आते हैं 96 पे, 5 क्वेश्चन बचे हैं। विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड। भाई ये जो वर्ड है ना स्टेडीली इंक्रीज्ड, इसमें 4-5 एक्सेप्शन है, स्पेशली पोस्ट कोविड, स्पेसिफिकली डेफिसिट वाले सेंस में कि भाई स्टेडली डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे 2-3 एक्सेप्शन, 4-5 एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे। बट जहाँ ये जनरली यूज हो रहा है स्टेडली इंक्रीज, स्टेडली डिक्रीज, जैसे वो ड्रास्टिकली मैंने आपको बताया था, तो ये जनरली गलत होते हैं एंड यू कैन मार्क इट रॉन्ग। बट हाँ रिसेंटली में ना थोड़े वो आ गए हैं, ट्रेंड्स का वेरिएशन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल डेफिसिट के बारे में पूछे कि डेफिसिट्स आर स्टेडली डिक्रीजिंग सिंस लास्ट 5 years, तो वो स्टेटमेंट ठीक होगा।
तो वहाँ पर आंख मूंद के नहीं मारना, वो टेस्ट सीरीज से आपको कवर हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें अभी आने लगी हैं जहाँ एक्सेप्शन है, बट जनरल रूल क्या कहता है कि भाई जहाँ भी स्टेडली डिक्रीज इंक्रीज दिया हो वो जनरली गलत होता है। तो भाई ये तो हो जाएगा गलत। अब आओ स्टेटमेंट नंबर 2 पे। टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन नोट द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट एसबीआई हैज बीन अफेक्टेड। हाँ ठीक है ना भाई, तो आरबीआई करता ही है वो तो, कि भाई कोई बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहा या किसी बैंक में फुटफॉल इतना अच्छा नहीं है, तो क्या करता है वो 2-3 बैंक को मर्ज कर देता है। किसी में भाई सिस्टमिक इश्यूज होते हैं या कुछ ऐसे इश्यूज हो तो भाई फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए इन द कंटेक्स्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज जनरली ब्रॉड स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 97 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई अब इनमें से कौन कौन से हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है? अब चारों तो नहीं हो सकते भाई। एग्जेम्प्टेड कौन सी चीज़ें होती हैं? जो रॉ चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं। बेसिक रूल है, कोई पैकेज्ड हो रहा, कोई प्रोसेस्ड हो रहा, तो वो तो नहीं हो रहा। तो फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, भाई प्रोसेसिंग भी हुई है और कैन भी किया। अब कैन में कोई चीज़ पैक हो रही है तो भाई ऑब्वियसली है ना, उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा। तो थर्ड तो नहीं हो सकता, या तो ए हो रहा या सी हो रहा। अब ए तो ठीक है। अब चिकन एग्स कोट, अब भाई आप जाते हो बाहर कि जैसे ORN में घूम रहे हो रात को 12 बजे, अब वो अंडे बेचने वाला है और वो अंडे आपको उबाल के दे रहा है, आप उससे ऑमलेट बनवा रहे हो या फिर अपना उबला हुआ अंडा खा रहे हो, तो उस पर तो जीएसटी आपको देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता। तो ठीक है, वो इनफॉर्मल सेक्टर है भाई, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। इवन थोड़ा मतलब ऐसे ना इनफॉर्मली एसोसिएट करो, ये नहीं कि मेरा रीजनिंग बिल्कुल करेक्ट है, बट ऐसे थोड़ा एसोसिएट करना पड़ता है। तो उस बेसिस पे भाई दूसरा ठीक होना चाहिए कि भाई ठीक है ना यार, वो नेचुरल चीज़ है, वो रॉ चीज़ है, उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, सिर्फ पानी में उबाल रहे हैं उसको, तो उसकी सेपरेटली कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये ठीक होना चाहिए, एंड उस बेसिस पे अपना आंसर आ जाएगा सी। अब ये डाउट है ना कि भाई न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टीजमेंट मटेरियल, जो एडवर्टीजमेंट होती है ना उस पर जीएसटी लगता है कि भाई एडवर्टीजमेंट सर्विस जो हम ले रहे हैं, एज पर से न्यूज़पेपर पर कोई जीएसटी नहीं लगता। भाई आप न्यूज़पेपर खरीद रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन उसमें कोई ऐड है, किसी फॉर एग्जांपल विजन ने ऐड दी है फ्रंट पेज पे 30-35 लाख रुपए उसमें लगाए हैं, उस ऐड में ये रेट है भाई उतना, मतलब मेरे किसी टीचर ने बताया था, अभी 4-5 साल पुरानी बात है, कि भाई पैसा हमें इतना देना पड़ता है इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को इतनी फीस ज़्यादा है क्योंकि उनको प्रमोशन करना पड़ता है। एंड प्रमोशन करने के लिए जो नेशनल डेली न्यूज़पेपर है और उसके फ्रंट पेज में ना जो वो जो पूरे पेज का ऐड होता है भाई, उसका जो मिनिमम प्राइस है वो 30 से 35 लाख रुपए है एक ऐड का। तो भाई वो कहते हैं कि भाई इसलिए थोड़ा फीस ज़्यादा रहती है सबकी, बाकी ठीक है सब चीज़ें। तो उस चीज़ से भी एसोसिएशन होता है कि भाई न्यूज़पेपर पे कोई जीएसटी नहीं है, बट हाँ जब वो न्यूज़पेपर जो कंपनी है या जो ओनर है जब वो एडवर्टीजमेंट का स्लॉट लेता है तो जब उसके पैसे लेता है तो उस पर जीएसटी लगता है, बट न्यूज़पेपर पर नहीं लगता। तो उस बेसिस पे अपना आंसर वैसे इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट is incorporated in Forest Rights Act 2006. For the first time in India, bears have been given habitat right. Under Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decides and declares habitat rights for PVTGs in any part of India. अब 98 का जो है, अब मैंने आपको बोला था भाई मिनिस्ट्री से यूपीएससी खेलता है, और यूपीएससी अगर मिनिस्ट्री से खेलता है तो भाई तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा। एंड ये भी थोड़ा ट्राइबल्स के बारे में बात कर रहा है, जैसे बेरा कम्युनिटी हो रही, पीवीटीजीज के बारे में बात कर रहा है। तो भाई ट्राइबल के लिए हमारे पास ट्राइबल मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का क्या काम है उसमें? ठीक है भाई, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड या फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, बट ट्राइबल का तो रिलेशन ट्राइबल मिनिस्ट्री से है, तो उस बेसिस पे भी थर्ड बिकम्स रॉन्ग। एंड अपना जो लॉजिक है कि मिनिस्ट्री जनरली इनकरेक्ट होती है, तो उस बेसिस पे भी थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, एंड आंसर इज ए। चलो 99 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉल अबव स्प्रेड प्लांट डिसीज? भाई बर्ड हो गया, डस्ट हो गया, रेन हो गया, विंड ब्लोइंग हो गया। तो भाई ऐसा कोई चीज़ है जो आप नेगेट कर सकते हो कि भाई बर्ड जो है वो प्लांट डिसीज नहीं स्प्रेड करते। डस्ट है, जो डस्ट हो रही है तो भाई उससे प्लांट डिसीज कोई स्प्रेड नहीं हो सकती। तो भाई इन क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं सोचना था, इन क्वेश्चन में मारना डी है, और भले से फिर वो गलत हो जाए लास्ट में, तो इतना नहीं सोचना इन क्वेश्चन पे। With reference to the organic farming in India, consider the following statement: the national program for organic production is operated under the guidelines and directions of Union Ministry of Rural Development. क्या लिया?
मिनिस्ट्री आ गई भाई, मिनिस्ट्री आ गई। एओडी चले रहे, टाटा बाय बाय। अपेडा फंक्शन एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द, अब ये ठीक है भाई, अब इसमें भी कह सकते हो कि भाई एक इंस्टीट्यूशन है, गलत हो सकता है, तो उस बेसिस पे इसका आंसर सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। वैसे इसका आंसर बी है, तो यू कैन मार्क एनी ऑफ देम। वो लास्ट में रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी कि भाई बी पे मारूँ या सी पे मारूँ, तो वही चीज़ है। और ऐसा हो ना कि भाई लास्ट में एक चीज़, मतलब थोड़ा इन्फॉर्मल मैं बताता हूँ, तो आपको बी या सी में से किसी को एक को चूज़ करना है, तो ऑलवेज गो विद बी। जब भी आप फंसे हो ना भाई, बी है या सी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसको मार्क करूँ, गो विद बी, बी पे मार्क करो, ठीक है। ये कोई मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कोई एप्टीट्यूड नहीं है, ये बस 4-5 क्वेश्चन में मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी बी या सी में से स्टक हो रहे हैं ना, तो आंसर मेजरली बी मिलेगा। अगर ऐसे 5 क्वेश्चन भी होते हैं ना और 3 क्वेश्चन में आंसर बी हो गया, तो यू विल गेट 6 माइनस 1.66 सॉरी 1.33, तो नेट करेक्ट आपको 4.66 मिलेगा फिर भी। तो अगर बी या सी में से स्टक हो तो मार्क बी। सो यहाँ पर अपना 2018 का पेपर कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू इफ़ यू हैव रीच्ड टिल दिस वीडियो, यहाँ तक आए हो, तो आई होप आई हैव हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा मतलब ठीक है, मेरे पास इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैंने भी ये चीज़ें अभी सीखी हैं, बट या आई एम ट्राइंग टू हेल्प दोज पीपल जिनके पास ये बिल्कुल भी नहीं है, इतना भी नहीं उन्होंने किया। तो इफ़ यू हैव रीच्ड टिल दिस वीडियो टिल दिस मिनट, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियोज़। तीनों पार्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, टुमारो आई विल बी अपलोडिंग एक टेस्ट सीरीज़ के ऊपर वीडियो होगी, बिकॉज मेरे पास एक मेल आया है आज, मतलब कल आया था मेल मेरे पास, एक एस्पिरेंट का आस्किंग मी अबाउट द टेस्ट सीरीज़, तो आई एम शेयरिंग माई व्यूज़ ऑल्सो। तो यू विल गेट द, इफ़ यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। आप भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक इट सब्सक्राइब, अपना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए, एंड या इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विथ 2019। बस एक यार छोटी सी रिक्वेस्ट है, 2019 की वीडियो देखने से पहले ना, बिफोर वॉचिंग 2019 वीडियो, प्रैक्टिस 2019 पेपर बेस्ड ऑन द लॉजिक्स एंड एप्टीट्यूड विच आई हैव टोल्ड यू इन 2018, और जो शुरू की 2 इंट्रोडक्टरी वीडियोस में मैंने आपको बताया था, बेस्ड ऑन दोज थिंग्स जस्ट अप्लाई देम इन 2019 पेपर। इवन इफ यू आर एबल टू गेट 50 to 60 करेक्ट, चलो 60 में तो कट ऑफ ही क्लियर हो जाएगी। 100 में से अगर 90 भी अटैम्प्ट कर रहे हो ना, उसमें से अगर आप 40 से 45 भी ठीक कर लेते हो विद नॉलेज के साथ भी भाई की नॉलेज लगा के, अगर 60 कर लेते हो तो भाई बहुत बढ़िया बात है। बट ठीक है, अगर थोड़ा कम भी होता ना, तो विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डेवलप। बट हाँ, आने से पहले 2019 का पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद ही वीडियोस देखनी है 2019 वाली। सो जस्ट वन मोर थिंग बिफोर गोइंग फर्दर, तो भाई नॉलेज, फिर एप्टीट्यूड या लॉजिक से बोल लो, उसके बाद लास्ट में रिस्क लेना है, रिस्क या रैंडम गेसिंग, वो लास्ट में करनी है। सबसे नॉलेज एंड जस्ट माई मंत्रा, स्टैटिक इज द किंग। एंड एक चीज़ बोलूँ, कर्मण्यवातिरा रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्म ते संगोस्त कर्मणि, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, डोंट बोदर अबाउट द रिजल्ट, जस्ट गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट दो, अपना रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। टिल देन, जय हिंद, हैप्पी लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।